नमस्कार दोस्तों, समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच हमारा 56 एपिसोड लेकर के आया हूं। आज है तारीख 16 जनवरी 2020, शनिवार का दिन है। और आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने महासंक्रांति पर्व का हम लोगों ने मज़ा लिया। दोस्तों, संक्रांति जब जब याद आती है तब तब मुझे अपने बचपन का एक वाक़या मुझे याद आता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई ऐसा वाक़या नहीं है जो कि कुछ हुआ यूँ दोस्तों कि 14 तारीख को संक्रांति है। 13 तारीख को मैं अपने एक मित्र किशोर जाधव, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है। बहुत सालों पहले किशोर की डेथ हो गई कैंसर से। किशोर, आई मिस यू इवन टुडे। मेरा बड़ा ही जिगरी दोस्त था। किशोर की छत पे हम लोग 13 तारीख को पतंग उड़ा रहे थे। हमारी पतंग कट गई और डोर जो थी वो छत से नीचे लटकी हुई थी रास्ते तक। एक बच्चे ने उस डोर को पकड़ करके उसको लूटने के हिसाब से वो उसको लेके दौड़ गया। डोर मेरे हाथ में थी और मेरी उंगली यहाँ से कटना शुरू हुई, तो एज अ रिफ्लेक्स रिएक्शन मेरी उंगली आगे चली गई और वो डोर लेके दौड़ता रहा और मेरी उंगली कटती रही। जब तक मैं उसको पकड़ने गया तब तक मेरी आधी उंगली यहाँ तक वो डोर अंदर घुस गई थी, मेरे हड्डी तक, हड्डी के अंदर वो डोर घुस गई थी। खून निकल रहा था। मैंने उसको पकड़ लिया, दोनों तरफ से धागा काटा गया और दौड़ करके हमें एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। मुझे याद है संडे का दिन था, उनके पास एनेस्थीसिया नहीं था और बगैर एनेस्थीसिया के उन्होंने मेरी उंगली में उस समय 3 या 4 टाँके लगाए थे। आप समझ सकते हैं कितना पेनफुल रहा होगा। लेकिन वाकया मैं बताने का कारण बताता हूँ आपको। वो हाथ कटना वाकया नहीं था। अगले दिन, संक्रांति के दिन, मैं वापस छत पे सुबह 6 बजे पहुँच गया था पतंग उड़ाने के लिए। इतना जुनूनी मुझे शौक था। मेरी माँ मेरे साथ मांझा बनाती थी। तमाम हम लोग लुगदी बनाते थे, उसमें से डोर बनाई जाती थी और माँ बेचारी उसमें बड़ी मेहनत करती थी। मेरी बहन कृष्णा का एक ही काम था, वो लटई पकड़ती थी, वो जो उचका आता है जिसमें मंझा रोल किया जाता है, वो पकड़ती थी। और जब जब मेरी पतंग कटती थी तब तब मैं उसके ऊपर बिगड़ता था कि तूने बराबर लटई नहीं पकड़ी, तूने बराबर मंझा नहीं छोड़ा, से नहीं गई और मेरी पतंग कट गई, तू जवाबदार है इसके लिए। और बेचारी वो स्वीकार करती थी उस चीज़ को। दोस्तों, ये ऐसे वाक़ये हैं ज़िंदगी के जो भूले नहीं बुलाते। आपके साथ ही शेयर करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज का जो हमारा 56 एपिसोड है, 56वां अंक है, उसमें हम आपके बीच में क्या लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले महाकवि भास द्वारा रचित धूत घटोत्कच जिसकी पुनर्रचना मेरे बाबा ने की है, डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य ने, और गिरिजेश व्यास जी आपके बीच उसका पाठ करेंगे। उसके पश्चात डॉक्टर निवेदिता वर्मा हमारे बीच आएंगी अशोक भौमिकदा की कहानी श्रृंखला लेकर के। और हमेशा की तरह मेरे मित्र निरंजन श्रोत्री जी अपने युवा कवि को आपके बीच लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आमंत्रण देता हूँ हरदीप दायले जी को कि वो आए और शुरुआत करें आज के हमारे इस एपिसोड की, और थोड़ा सा आप लोगों के बीच में आइडिया दें महाकवि भास द्वारा रचित धूत घटोत्कच की। हरदीप दायले जी। दादाजी की जय हो। दादाजी यानी हमारे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी के पिताजी प्रोफेसर अमेरिटस डॉक्टर अक्षय कुमार भट्टाचार्य।
दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने अभिमारक नाटक का समापन किया। बेहतरीन नाटक था, उसके 8 एपिसोड आपने देखे। इस बार हम आपके सामने लेकर आए हैं दूत घटोत्कच। बहुत बढ़िया नाटक होने वाला है दोस्तों। ये नाटक महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये भीम के बेटे दूत घटोत्कच की कहानी है, जो कौरवों को उनकी सभा में जाकर ललकारते हैं। वो संवाद भी बहुत बढ़िया है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री गिरजेश व्यास जी को। नमस्कार। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के सभी नाट्य प्रेमी दर्शकों श्रोताओं को गिरजेश व्यास का नमस्कार। आइए आज से एक नया नाटक शुरू करते हैं। भास रचित नाटक दूत घटोत्कच, जिसका कि हिंदी अनुवाद और नाट्य रूपांतरण किया है गुरुवर श्री प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी ने। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सूत्रधार और घटोत्कच के अतिरिक्त सभी अभिनेतागण नमन की मुद्रा में मंच पर प्रवेश करते हैं। सूत्रधार से प्रारंभ होते हैं इसके संवाद। सूत्रधार: तीन लोक की रक्षा में जो एक अकेले, सभी लोग संवेद स्वरों में कहते हैं एक अकेले, देवजनों की कठिन कठिन सी समस्याओं के हल निकालते, मुश्किल मुश्किल गुत्थी होती जिनकी हर पल युक्ति सोचते, एक अकेले, मात्र अकेले, विष्णुदेव हैं, नारायण हैं, रक्षा करते वही हमारी, विश्व मंच के नाटक के वे सूत्रधार हैं। नारायण प्रभु विष्णुदेव की जय हो। सूत्रधार: अभिनेतागण, जाएं आप, कुछ देर नेपथ्य में रहें, बारी आने पर फिर पधारिएगा मंच पर। अभी बस कुछ देर मंच पर रहेंगे अकेले सूत्रधार। दुर्योधन, शकुनी और दुशासन सूत्रधार के निर्देश की परवाह किए बिना ही मंच पर ठहर जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। शेष सभी अभिनेतागण चले जाते हैं। सूत्रधार: अजीब बात है, नाटक की मर्यादा भी भूल गए। सूत्रधार हूं मैं, आपका दूत, मुझे बातें करनी है प्रेक्षकों से। बात अपनी नहीं, आपकी ही करूंगा, मगर आपके सामने नहीं। समझे कुछ? तीनों: हम कुछ नहीं समझते। सूत्रधार: बड़े निर्लज्ज, बड़े ढीठ हैं आप। तीनों फिर लापरवाही से बातें करने लगते हैं। सूत्रधार: प्रेक्षकगण नमस्कार। बड़ी मुश्किल में जान फंसी है। इधर आपका ख्याल है और उधर तीनों अभिनेता जिद पर अड़े हैं। खैर, मैं तो अपना काम करता हूँ, ये तीनों जो करना चाहें करें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अर्जुन गए थे साथ श्री कृष्ण की किसी लड़ाई में। तीनों बोलते हैं, किस लड़ाई में? सूत्रधार: आपसे मतलब? जो मर्जी आएगी कहूँगा, किंतु केवल प्रेक्षकों से। तीनों: नाटक में आपकी मर्जी नहीं चलेगी। सूत्रधार: क्यों नहीं चलेगी? इसलिए कि हम हैं कहने वाले। होते कौन हैं आप कहने वाले? मैं हूँ दुर्योधन, मेरे सामने कृष्ण की भी नहीं चलती। शकुनी: बड़े आए थे समझौता करने, अदना सा मुंह लिए लौट गए श्री कृष्ण। आखिर मैं हूं ना पक्का खिलाड़ी जुए का, मैं शकुनी हूं। दुशासन भी पीछे नहीं रहते, वो भी बोले, पांडवों को मुंह की खानी पड़ेगी, मैं दुशासन हूं, हार नहीं मानूंगा। सूत्रधार: महानुभावों, आप तीनों महान हैं। आप तीनों की महानता का परिचय देगा ये नाटक, जो आज की संध्या मंचित होगा। नाटक के पूर्व रंग में ही कृपया अपना रंग प्रकट ना करें, तो क्या ये उचित नहीं होगा? शकुनी: कहता ठीक है सूत्रधार। चलो दुर्योधन, चलो दुशासन, हम चलते हैं। दुर्योधन: किंतु मामा, सूत्रधार ने हमारी अवज्ञा की है। शकुनी: कैसी अवज्ञा? दुशासन: इसने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सूत्रधार: मैं अभी देता हूं आपके प्रश्न का उत्तर श्रीमान। बस प्रार्थना इतनी है कि कुछ समय के लिए चले जाएं नेपथ्य में। ठीक है, हम जाते हैं। चलो दुर्योधन, चलो दुशासन। दुर्योधन:
तो क्या सूत्रधार को दंड नहीं देंगे? दुशासन कहते हैं, मैं तो सूत्रधार को छोड़ूंगा नहीं। शकुनी, अरे छोड़ दो इसे, बेचारा मामूली आदमी है, हमें निपटना है अभी एक राक्षस से, चलो जल्दी। तीनों चले जाते हैं। सूत्रधार राहत की सांस लेता है, पसीना पहुंचता है। बाप रे, ऐसी पूर्व रंग पीड़ा आज तक नहीं झेली मैंने। आप ही विचारिए प्रेक्षक गण, कैसी दुर्गति होती है बेचारे सूत्रधार की। नाटक रंगमंच की सारी तैयारियां, कथा सूत्र का सारा ताना बाना, सामान जुटाना, यह सब तो सामान्य बात है, किंतु यह असमय अभिनेता विद्रोह केवल भुक्त भोगी ही समझ सकता है। सहसा परिपार्श्वक का प्रवेश होता है मंच पर। परिपार्श्वक, क्या हुआ मित्र, कुछ चिंतित दिखते हैं? सूत्रधार, आओ मित्र, आज एक दुर्घटना होते होते बची। क्या उस त्रिमूर्ति ने कुछ विघ्न डाला? त्रिमूर्ति कौन? अरे वही दुर्योधन, शकुनी और दुशासन। आश्चर्य, तुम कैसे जान गए? परिपार्श्वक, जब अभिनेता स्वयं चरित्र के रंग में रंग जाता है तब ऐसी दुर्घटना हो जाए तो क्या आश्चर्य। तुमने सही कहा, यही हुआ है। परिपार्श्वक, लेकिन अब तो जल्दी करो, बहुत समय हो गया है। क्या बताऊं मित्र, अभी तक तो मैं कुछ कह भी नहीं पाया हूं। परिपार्श्वक कहते हैं, ठीक है, मैं शुरू करता हूं। प्रेक्षक समाज को परिपार्श्वक का नमस्कार। सूत्रधार, महाकवि भास के नाटक पर आधारित है यह पुनर्रचना। नाम है दूत वाक्य। नेपथ्य से घटोत्कच का स्वर उभरता है। माता हिडिंबा पिता भीमसेन की जय हो, माता हिडिंबा पिता भीमसेन की जय हो। सूत्रधार, अरे ये तो घटोत्कच का नाद है, ये असमय नाद। परिपार्श्वक, मित्र तुमने गलत नाम बोल दिया नाटक का, इसीलिए घटोत्कच ने स्मरण कराया। प्रेक्षक गण, नाटक का नाम दूत वाक्य नहीं बल्कि दूत घटोत्कच है। सूत्रधार, क्षमा करें, गलती हो गई, भूल हो गई। नाटक का नाम है दूत घटोत्कच, यानी दूत बनकर आए हैं। परिपार्श्वक, अरे क्या करते हो मित्र, तुम तो कथा ही खोलने लगे। क्षमा करें प्रेक्षक गण, सूत्रधार भूल करते हैं बार बार, परेशान हैं, इसीलिए हम पूर्व रंग यहीं समाप्त करते हैं और सीधे नाटक शुरू करते हैं। चलो सूत्रधार, प्रेक्षक गण, लज्जा से मेरा शीश बार बार झुकता है, मन आज बहुत भारी है, प्रसंग भी पीड़ा भरा है। बालक अभिमन्यु की असमय मृत्यु और अर्जुन की मनोदशा, शायद मैं भी इसी मनोदशा में उलझ गया हूँ, मुझे क्षमा करें प्रेक्षक गण। सूत्रधार और परिपार्श्वक का प्रस्थान होता है। मंच की एक ओर से धृतराष्ट्र, गांधारी और दुश्शला का प्रवेश होता है और दूसरी ओर से भट्ट का आगमन। इसके बाद की कथा अगले अंक में। दोस्तों, एक छोटी सी चूक हो गई मुझसे। आज का हमारा ये अंक हमारा 56वां नहीं 57वां अंक है, 57th एपिसोड। चलिए, अब आपके बीच आ रही है डॉक्टर निवेदिता वर्मा, मेरी बहन निवेदिता, जिसको हम लोग प्यार से नमिता कहते हैं। वो आपके बीच अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसको लेकर के आ रही है। आमंत्रण देता हूं बड़े ही प्यार से डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नमस्कार। आज मैं आपके लिए प्रख्यात चित्रकार अशोक भौमिक जी की कहानी जायदाद लेकर आई हूँ। प्रख्यात चित्रकार सम्मानीय अशोक भौमिक जी ने जैसे अपने चित्रों के माध्यम से समय, समाज और सत्ता के चेहरों को पहचानने की एक अनूठी कोशिश की है, ठीक वैसे ही उन्होंने अपनी कहानियों में भी मानवीय संवेदनाओं, समस्याओं और सरोकारों का गहरा और मार्मिक चित्रण किया है। और आज की कहानी जायदाद एक ऐसा ही प्रमाण है। जायदाद। जीवनपुरहाट जंक्शन पर हर घड़ी कुछ न कुछ ऐसा घटित होता रहा है जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा न था। कुछ ऐसी ही घटना भी थी जिसके घटित
हो जाने के सालों बाद भी आज भी यकीन नहीं होता कि क्या वाकई ऐसा हुआ था। 30 सालों के गुजर जाने के बाद उन्हें याद कर लिखते समय मन संशय हो रहा है कि कहीं आज के पाठकों को यह कोई कपोल कल्पित कहानी ना लगे। पर साथ ही मन में यह भी आ रहा है कि जिन लोगों को यह मनगढ़ंत कथा लगेगी वे निश्चय बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि उनके या उनके पास परिचितों के जीवन में ऐसे हादसे नहीं हुए और इसलिए उन्हें इसे सच मानने में कठिनाई रही होगी। जानता हूँ कि मेरे जीवनपुर हाट जंक्शन के बुरे अनुभव से अच्छी कहानी नहीं बन सकती, पर कई बार जीवन के हादसे कहानियों के लिए इतने भारी पड़ जाते हैं कि कहानियों की ऐसे की तैसे हो जाती है। इसलिए सुकुमार बोस और उसकी माँ के बारे में लिखते हुए तहे दिल से बस यही चाह रहा हूँ कि इस कहानी को पढ़कर आप भी कहें, धै ऐसा भी कहीं हो सकता है। उन दिनों चांदपुर जिला विकास की आंधी से थर्रा रहा था। अभी कल जिस जमीन के टुकड़े के लिए 1000 में कीमत लगाने में आदमी हिचकिचाता था, आज उसी प्लॉट की कीमत लाखों में आंकी जा रही थी। मंसूरपुर, रानीगंज और इसके आसपास के इलाके हथकरघा के लिए जाने जाते थे। बनारसी साड़ी के नाम पर जो कुछ मिलता है वह सब बनारस में ही बनता है। चांदगढ़ के इन इलाकों से भी बनकर साड़ियाँ वर्षों से बनारस की मंडियों में पहुंचती रही थीं। सन 60 के आसपास बड़ी तादाद में यहाँ के लोग सऊदी और मलेशिया जाने लगे और जिसके चलते इस इलाके में विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। कुछ लोग बाहर के मुल्कों से तरह तरह की मजदूरी करके डॉलर, रियाल, दिनार कमाकर खेत, ट्रैक्टर, दुनाली खरीदने में लगाते थे, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो मजदूर नहीं थे। वे विभिन्न किस्म के व्यापार करते थे। ऐसे लोग अपने अपने कच्चे मकान पक्का करते करते उन्हें ऐसे आलीशान बंगलों में तब्दील कर चुके थे कि जिनके चारों ओर 10-12 फीट की चार दीवारी के चलते उनका वैभव का सही आकलन तो नहीं हो पाता था। पर कच्चे पक्के खस्ता हाल झोपड़ी मकानों वाले गांवों के बीच अचानक एक आध ऐसे आलीशान मकानों को देखकर इतना तो जरूर पता चलता था कि उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बहुतों को ना सही पर कुछ को तो खुदा ने छप्पर फाड़ कर ही दिया था। इनमें से कुछ के लिए बेहतर जिंदगी का मतलब कुछ और था। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और आधुनिक जिंदगी देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बड़े शहरों की ओर रुख किया और वहाँ ज़मीनें खरीदकर नए फैशन के मकान बनवा कर रहने लगे। इसके साथ साथ उन्हीं दिनों चांदगढ़ में नए नए व्यापार भी पनपते दिखने लगे थे। दवा के थोक व्यापार से लेकर नर्सिंग होम, ट्रैक्टर से लेकर रासायनिक खाद की एजेंसियां, सिनेमा घर से लेकर होटल, वीडियो गेम, ब्यूटी पार्लर, सॉफ्टी कॉर्नर, एक्सप्रेसो कॉफ़ी आदि तमाम ऐसे नए धंधे पनपने लगे थे जिससे पैसा कमाकर लोग कम मेहनत कर जल्द अमीर बनने लगे थे। इस नई हवा के चपेट में भी चांदगढ़ की ज़मीनों की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी तमाम शहरों के सिविल लाइन्सों से फिरंगी शासकों की महक तब भी आती थी। चांदगढ़ की सिविल लाइन्स में बड़े लोगों का था। डॉक्टर, वकील से लेकर सरकारी अफसरों का वास था। यहाँ हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रहने के लिए आसानी से मकान यहाँ किराए पर मिल जाया करते थे। सरकारी बंगलों और क्वार्टरों के साथ साथ पुराने रईसों के बड़े बड़े बंगले थे जो तब धीरे धीरे बिकने लगे थे। ऐसे ही एक मकान के फाटक पर बोर्ड देखकर मैं रुक गया था। बंगला हुरुफ में लिखा था पूर्वाशा। मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई अपनी भाषा से कितना प्यार कर सकता है कि यह जानते हुए कि चांदगढ़ में शायद ही कम ही लोग इस नेम प्लेट पर लिखे हुए शब्द को पढ़ सकेंगे। उन्होंने अपनी मातृभाषा में ही अपने बंगले का नाम लिखा था। इसके साथ ही बंगले में गुड़हल, हरसिंगार, अपराजिता, कटहरी, चंपा और गंधराज फूलों के पेड़ पौधे उस गमले में रहने वाले की बंगालियत को और भी ज्यादा महका रहे थे। पूर्वाशा के मालकिन 70 साल की उम्र की आंटी जी से मेरी पहली मुलाकात दुर्गा पूजा के दौरान हुई। उन्होंने मुझे घर आने को कहा था।
उन्हीं से पता चला कि उनके ससुर राय बहादुर बिमलेंदु प्रसाद बासु पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी स्टेट के बड़े ओहदे पर कभी कलकत्ते से यहाँ आए थे। पूर्वाशा की ये जमीन राजा साहब की ही दी हुई थी। आंटी जी की बातों से ऐसा नहीं लगा कि उनके पति कोई खास नौकरी या धंधा करते थे। शायद अपने पिता की विशाल जायदाद देखरेख ही कई किस्मत वालों के लिए पूर्णकालीन नौकरी होती हो। आंटी जी के पास जमीन जायदाद के साथ साथ काफी पैसा था। यह बात उनके रहन सहन से साफ पता चल रही थी। आंटी किसी को पराया कभी नहीं समझती थी। उनका एक ही शौक था, वह था हम जैसे अपने अपने घरों से दूर रह रहे नौजवानों को दावत देना और मनपसंद पकवान बनाकर खिलाना। उनके चौकीदार, नौकर, नौकरानियों और ड्राइवर सबके लिए बंगले के अहाते में सर्वेंट्स क्वार्टर बने हुए थे। इतने बड़े बंगले में वे अकेली ही रहती थी। हम कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और कुछ बैंकों के स्थानीय शाखाओं में नौकरी करने बाहर से आए नौजवान लगभग नियमित रूप से उनके घर आते जाते रहते थे। आंटी जी के पास किताबों की एक विशाल लाइब्रेरी के अलावा पुराने गानों के रिकॉर्ड का बहुत बड़ा संग्रह था और उनके घर में एक ग्रैंड पियानो भी था। आंटी जी की चाय, पकौड़ी और आए दिन की दावतों के साथ साथ इन सब का भी हमारे लिए खास आकर्षण था। पर दिक्कत एक ही थी, आंटी जी से 10 मिनट बात करने के बाद ही वह अपने अमेरिका वासी NRI बेटे की बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। उनके इकलौते और अत्यंत मेधावी बेटे सुकुमार बोस ने इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से MS किया था। कुछ दिन इलाहाबाद में प्रैक्टिस करने के बाद और अधिक शिक्षा के लिए सुकुमार अमेरिका चला गया था। सुकुमार ने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली थी और उन्हें अमेरिका का ग्रीन कार्ड भी मिल चुका था, यानी वह अब अमेरिका का नागरिक बन चुका था। शादी के बाद वह अपनी बीबी को लेकर एक बार चांदगढ़ आया था। दूसरी बार जब आया तो वह पत्नी के साथ बनारस के एक 5 सितारा होटल में ही ठहरा। चांदगढ़ के डर्टी, अनसिविलाइज्ड लोग और उनके अनहाइजेनिक रहन सहन उसे पसंद नहीं था। आंटी जी अपने बेटे से मिलने बनारस गई थी। अमेरिका में इतने साल रहने के बाद अब बेटे बहू को इंडिया अच्छा नहीं लगता। फिर भी सुकुमार को अपने बाप दादाओं का इतना ख्याल है कि उसने मुझे कहा, माँ, मिर्ज़ापुर का दादाजी वाला बंगला बगीचा यूं ही पड़ा पड़ा एक दिन दूसरों के कब्जे में चला जाएगा, इसलिए इसे बेच देना ही उचित होगा। थोड़ी तकलीफ तो होगी आपको। हम आपको लेकर बनारस से मिर्ज़ापुर चलेंगे। मैंने अमेरिका में ही बैठे बैठे सौदा पक्का कर लिया है, बस आपको कुछ कानूनी कागजों पर साइन करने होंगे, पर उसमें 1 घंटा लगेगा और मुश्किल से 1 घंटा। बेटे ने सब काम पहले से ही करवा रखा था, इसलिए काम में देरी तो नहीं लगी, पर मुझे आंटी जी कुछ उदास सी लगी। ससुर जी के मिर्ज़ापुर के इसी बंगले में शादी के बाद वह दुल्हन बनकर आई थी। बंगले के बिक जाने पर उनका दुख शायद स्वाभाविक ही था, पर उसे पूरी तरह से समझ पाने की मेरी उम्र नहीं थी। मैंने कहा, आंटी जी, आपके बेटे ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। मिर्ज़ापुर में न जाने कितने ही लैंड माफिया होंगे, जिनकी नज़रें आपकी इस प्रॉपर्टी पर टिकी रही होंगी। हाँ बेटा, बात तो तुम ठीक कर रहे हो। आंटी जी को शायद मेरी बात से कुछ सहारा मिला। हम कुछ दोस्तों के लिए आंटी जी हमारी सबकी माँ की जैसी थी। उन्हीं दिनों मैं कुछ सप्ताह कंपनी की ओर से किसी ट्रेनिंग के लिए चांदगढ़ से बाहर गया हुआ था। वापस चांदगढ़ लौटा तो दूसरे ही दिन आंटी जी से मिलने उनके घर गया। अमेरिका से आंटी जी का बेटा सुकुमार आया हुआ था। मुझे आंटी जी ने अपने बेटे से मिलाया। डॉक्टर सुकुमार बोस मुझे बेहद घमंडी सा इंसान लगा। फिर मुझे लगा कि एक परिवार का इकलौता वारिस है जिसके पास मिर्ज़ापुर, बनारस, चांदगढ़ में इतनी ज़मीन जायदाद हो, तो वह अगर घमंडी नहीं होगा तो फिर कौन घमंडी होगा। पर इसके बाद जो आंटी जी ने कहा उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। सुकुमार मुझे इस बार अमेरिका ले जाने आया है। अब मेरे नाती नातिन को मेरी ज़रूरत है। असल में हम बंगालियों के लिए कल्चर बड़ी चीज़ होती है।
हमारी मातृभाषा हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। बच्चे भले ही अमेरिका में बड़े क्यों ना हो रहे हों, उन्हें हमारा कल्चर, हमारी भाषा तो जाननी ही चाहिए ना। चांदगढ़ में रहते हुए मुझे 3 साल हो चुके थे। आंटी जी थी जिनसे घर सा प्यार मिलता था। मैं समझ पा रहा था कि आंटी जी के अमेरिका चले जाने के बाद चांदगढ़ काफ़ी हद तक मेरे लिए सूना हो जाएगा। आंटी जी के लिए हालांकि चांदगढ़ जैसी जगह में अकेले रहना कतई कोई मुश्किल का काम नहीं था। वह हम लोगों के लिए आंटी ज़रूर थी, पर उनके घर के नौकर, चाकर, ड्राइवर और उन सब के परिवारों के लिए वे सगी माँ जैसी थी। पूरे शहर के लोग उन्हें जानते थे। मुझे यह भी पता चला कि गोपालगंज के कोई हाजी साहब के हाथों डॉक्टर सुकुमार चांदगढ़ को अपनी आखिरी जायदाद बेचकर अपनी माँ को लेकर इसी महीने अमेरिका चले जाने वाले हैं। गोपालगंज के हाजी साहब से मैं पहले एक बार मिल चुका था। उनका दुबई में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा था। आंध्र प्रदेश के तूफान पीड़ितों के सहायतार्थ हमने चांदगढ़ में चंदा इकट्ठा करने के लिए एक मुहिम चलाई थी। हाजी साहब से तभी पहली बार मिलना हुआ था। आज इतना ही। कल यानी रविवार को आपको बताऊंगी कि हाजी साहब कौन हैं और क्या सच है पूर्वाशा कोठी का। अब आ रहे हैं हमारे बीच हमारे परम मित्र निरंजन श्रोत्रिय जी। आपका स्वागत है निरंजन भाई। आज आप हमारे बीच किस युवा कवि को लेकर के आ रहे हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। आमंत्रण देता हूं आपको, स्वागत करता हूं आपको निरंजन श्रोत्रिय जी। नमस्कार दोस्तों। ये मेकअप नहीं है, वाकई में जो महामारी विश्व भर में फैली हुई है, कोरोना, उसका शिकार मैं भी हो गया हूँ और अभी भोपाल के एक निजी चिकित्सालय से काम कर रहा हूँ। कोरोना अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। दोस्तों, सुनते युवा कवि अमित मनोज की कविताएं। अमित मनोज हमारे सबसे पुराने प्रकाशित युवा कवि हैं, जिनको हमने अक्टूबर 2010 के रेखांकित में प्रकाशित किया था। वो पहले युवा द्वादश के कवि भी रहे हैं हमारे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि नामवर जी ने उनकी एक कविता होर्डिंग, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक कविता थी, उसका उन्होंने दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में पाठ भी किया था। अमित मनोज की कविताएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, कहानियाँ, कविताएं, आलेख। और 2 महत्वपूर्ण उनके कविता संग्रह हैं, कठिन समय में और दुख कोई चिड़िया तो नहीं। महेंद्रगढ़ में रहते हैं और किसानों के प्रति विशेष संवेदना अमित मनोज के लेखन में पाई जाती है। रेत पथ नामक पत्रिका का संचालन करते हैं। अभी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापन करते हैं। और इन दिनों जो किसानों का आंदोलन चल रहा है की मांगों को लेकर, उस पृष्ठभूमि में अमित मनोज ने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। तो आइए सुनते हैं युवा कवि अमित मनोज की कविताएं। नमस्ते। मेरी सभी की सभी कविताएं किसान पर केंद्रित हैं। पहली कविता का शीर्षक है बकवास। जिसने मिर्च बोई थी वह अब इस दुनिया में नहीं है। तीखी यह दुनिया जची नहीं उसे। टमाटर उगाने वाला भी सब कुछ छोड़ छाड़ गया है इस धरती से पिछले ही साल। जवान बेटी बैठी है अकेली, घर की चक्की चलती नहीं, और माँ कैसे भेजे बन्नी बना किसी और के घर उसे हमेशा के लिए। पनीर निकाला जिसने, भैंस बीमार है उसकी, बचेगी कि मरेगी कह नहीं सकते, बताए कोई करे क्या, 4 डॉक्टर बदल लिए कल से। प्याज तीखी है कितनी, गुस्से में है जैसे, मंडी में किसान की कद्र कब होगी। मैंने सबका स्वाद चखा बारी बारी, राजधानी के एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठ थाली की चीज़ों का
हर में आई उसी के पसीने की गंध। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मत बताओ सब ये है, वक्त नहीं इतना कि बकवास सुनूं तुम्हारी। दूसरी कविता का शीर्षक है गंध। मांगने पर अभी देकर गया है होटल वाला लड़का नारियल के तेल की डिब्बी। खोला तो फैल गई खुशबू कमरे में सारे। हो सकता है होटल में पूरे और राजधानी के नथुनों ने भी जरूर महसूस की होगी यह गंध। डिब्बी में नारियल की सरसों का तेल है डला। आवरण हमेशा असली भेद बताते कहाँ हैं। यह तो गंध है जो कितना भी रोको आ ही जाती है बाहर, और नाक हमारे कर ही लेते हैं दोस्ती। गंध के बिना आखिर किसके सारे जिए वे। मेरी तो सुबह हो गई होटल में बैठ लिख ली एक कविता, पर उसका क्या है जिसकी गंध के सहारे गया हूं मैं राजधानी के नथुनों तक। अगली कविता का शीर्षक है खेत कुछ कविताएं। उसकी पहली कविता है, मेरे सरदादा का शुक्रिया की वे खरीद कर गए हमारे लिए खेत, कि बांटे के बाद भी आ गए इतने कि लौट सके इनमें जब मन करे। ये खेत न होते तो कैसे देखता मैं बीज का उगना, जानता कैसे अन्न का आना घर हमारे। इसी की दूसरी कविता है, ये खेत हैं तो जब मर्जी मैं घूम सकता हूँ और खेतों में जा सकता हूँ जिस रास्ते जिस पगडंडी। कोई नहीं पूछ सकता मुझसे कहाँ जा रहे हो क्यों घूम रहे, इधर तुम्हारा क्या है। 3 इन खेतों ने ही बताया मुझे कि श्रम की दुनिया का रास्ता यहीं से होकर जाता है। इन खेतों ने ही चखाया मुझे अनाज का स्वाद, मेहनत से टपके पसीने का निष्कर्ष जो है। गंध रंग रूप समझने में, गंध रंग रूप पहचानने में इन खेतों ने ही की मदद मेरी। होता कोई और तो दबाए रखता एहसान तले ताउम्र। 4 पर दादा ने संभाले रखे और दादा ने हमेशा एक लाठी रखी साथ, न देखने दिया खेतों की ओर किसी माई के लाल को। दूर दूर भगाया छूने न दी खेतों की मिट्टी, जमीन के सौदागरों को दिया न कभी भाव। पिता ने हमारी हर मजबूरी को खेतों के सौदे में नहीं बदला, बहाते रहे पसीना वे, उपजाते रहे अन्न हमारे लिए। अब मेरी बारी है और मेरे बाद औलाद की, मैं कुछ भी न करूं भले ही उसके लिए, पर जब कभी पूछे मुझसे वह समय के दबाव के चलते क्या तुमने किया हमारे लिए, तो कह सकूं मैं बस यही, ये खेत जो सरदादा की सौगात है मेरे तुम्हारे हुए अब से। 5 हर खेत में चलता दिखता है मुझे एक पुरखा लाठी टेकता हुआ। ये खेत हैं तब तक वे चेहरे भी सही सलामत हैं। जब भी खेतों की तरफ देखता है कोई बुरी नीयत से, तमतमाने लगते हैं उन पुरखों के चेहरे जो ओढ़ते बिछाते थे खेतों को हर वक्त। मंडी में किसान अगली कविता का शीर्षक है। इसकी 3-4 कविताएं हैं। पहली कविता है, तू मुट्ठी में रहता है हमेशा मेरी, कुछ भी कर ले, कितना ही उगा ले खेतों में अपने, गेहूं चना धान हल्दी हींग सौंफ इलायची जो भी, भाव तो तेरा मैं ही तय करूंगा, मंडी में तुझे रुला दूंगा मैं। 2 सरसों ले आया गेहूं भी, हाँ समझ आया धान भी, फर्द है पास में, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया था समय से तुमने, क्या कहा जमीन ही नहीं तुम्हारी, फिर बाग यहाँ से मंडी में क्या लेने आया है टिंडे। 3 पानी मिलेगा ना, शरबत मंगवा देता हूँ, कहो तो कोका कोला,
दामाद हो मेरे, जो घी बूरा डाल जिमाऊंगा तुम्हें। साल भर तो कुछ करते नहीं साले, इन दिनों मंडे में आ जाते हो, हम पर रोब जमाते हो। 4 यह क्या, किसका उठा लाया अन्न, पटवारी जी को नमस्ते किया, यह अधिकारी है छूले पाँव, उस नमी मापने वाले आदमी को भाग कर दिया 50-100 रुपए, यह बिचौलिया है, यह व्यापारी, बेचना है अन्न तो बेटा कर ले इनसे यारी। शुक्रिया। दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहाँ पूरा करूँ उसके पहले संक्रांति कुछ बातें और याद आ गई जो शेयर करता हूँ जल्दी से। हमारे घर के सामने उज्जैन में एक भाई रहते थे जो पतंग बनाया करते थे, विशेष बड़े साइज के। वो काफ़ी सारे पतंग बनाते थे हमारे लिए, लेकिन एक पतंग जो बनाते थे वो करीबन 8 से 10 फीट उसकी ऊंचाई होती थी और करीब 6 फीट उसकी पौड़ाई होती थी। और उस पतंग को हम लोग जब 14 तारीख की शाम होती थी, वो आखिरी में हम उस पतंग को उड़ाते थे। और आप विश्वास करिए, पूरी कॉलोनी खड़ी होकर के उस पतंग को देखती थी। एक अजीब सा, आज भी जब सोचता हूँ तो नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। बहुत बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं उज्जैन के साथ और इन फेस्टिवल्स के साथ। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशंस हम आपको समय से दे सकें। आप अगर हमें कुछ लिखना चाहते हैं, आपके कमेंट्स भेजना चाहते हैं, जो आजकल हमको ढेरों मिल रहे हैं, हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप हमको कमेंट्स भेज रहे हैं। जिनके पास हमारा पता नहीं है वो जल्दी से नोट कर लें। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। हमारा ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो आप हमको देखते रहते हैं। तो मैं कल आपके बीच में फिर आऊँगा, कुछ संक्रांति की बात लेकर के और कुछ एक नई बात लेकर के। तो मेरा कल इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।